हेलो एवरीवन। सबसे पहले ये मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी का इंग्लिश, जो भी आप लोग स्टेनो इंग्लिश का सीख रहे हो, आप सभी का इंग्लिश अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ आपके इंग्लिश पे डिपेंड करता है कि आपका आउटलाइंस कैसे बनेगा, कितना एडवांस बनेगा। जैसे आप देख रहे हो, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, मैंने छोटा सा आउटलाइंस बनाया है। तो जैसे ये सारे आप आउटलाइंस देख रहे हो, ये सारे यूनिक्स हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंग्लिश पर भी, और बहुत सारे रूल रेगुलेशंस भी हैं जिसको आज हम देखेंगे। और बहुत सारे आउटलाइंस ऐसे भी हैं जो आप देखोगे कि उसमें कंफ्यूजन पैदा करता है ना। तो वो सारे कंफ्यूजन आज हम दूर करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे यूनिक आउटलाइन से ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे ये देखो, ये सर्विस है, सर्विसेज है, या पेड अप कैपिटल वगैरह है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है, लुक ईयर आफ्टर ईयर है, या रिक्वायरमेंट्स वगैरह बहुत सारे इस तरह के हैं। एट द सेम टाइम आप लोग ऐसे लिखते हो, है ना, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एट द सेम टाइम। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांस आउटलाइंस हैं। और आप यकीन मानिए कि जो यूनिक आउटलाइंस है उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू में हम लोग जैसे ये हम लोग लिख दिया अकॉर्डिंग, इसमें टू तो कहीं नहीं लिखा हमने, है ना। तो ये आपको तय करना है कि अकॉर्डिंग के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, या ऑफ आता है, या फ्रॉम आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना। तो ये आपका इंग्लिश अच्छा होगा तभी आप समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग के बाद टू होता है। अगर मैं मान के जैसे लूं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो सॉरी चल नहीं रहा, लुकिंग फॉरवर्ड, इसके बाद भी टू होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुकिंग फॉरवर्ड लिख रहे हैं या लुक फॉरवर्ड। सपोज लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड के बाद भी टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद भी टू होता है, लेकिन हम लोग टू यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका इंग्लिश तय करेगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो ये आपका इंग्लिश तय करेगा कि हम क्या देंगे, टू देंगे या ऑफ देंगे। अगर ऑफ देंगे तो गलत होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, स्टेनो सीख रहे हो, तो योर इंग्लिश मस्ट बी वेरी गुड। ओके। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद या लुक फॉरवर्ड के बाद हम लोग जनरली जेरंड यूज करते हैं, वर्ब का जेरंड, मेकिंग, गिविंग। सपोज अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मेक इट या मेकिंग इट, सपोज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मेक इट, लेकिन ये अगर मैं आप इसको ट्रांसक्रिप्ट करोगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मेक इट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में जो मेक है इसका जेरंड होता है, आई एन जी लगता है इसमें। ये ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग इट, नॉट मेक इट। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट हैंड, तो उसमें हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद वर्ब आएगा आई एन जी में, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता लिखते वक्त। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग इट, इजंट। तो ये चीज भी आपको तय करना है, ये आपका इंग्लिश तय करेगा। ऐसे क्यों? और भी देखो, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी मतलब डिग्निटी के साथ जीवन जीने का जो अधिकार होता है। तो राइट टू लिव विथ डिग्निटी, अगर मैं इसको लिखूं राइट टू लिव, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखो, बेहतर है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। यहां पर हमने ना तो हमने टू लिखा ना तो विथ दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रामर बात जानता है, हम ग्रामर में या फिर ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि राइट लिव डिग्निटी हमने सिर्फ लिखा, राइट लिव डिग्निटी, लेकिन हमने यहाँ पर टू नहीं लिखा, विथ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा अगर इंग्लिश अच्छा है तो हमें पता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी ही है ये, है ना। तो राइट लिव डिग्निटी लिखा सिर्फ हमने, तो ये है एडवांस आउटलाइन, राइट लिव डिग्निटी। इतना पढ़ेंगे हम, स्पष्ट हो जाएगा कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी है ये। जैसे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये
फ्यूचर कोर्स दे दिया, काफी है। क्यों? फ्यूचर कोर्स जैसा कुछ होता नहीं है, हम जानते हैं कि फ्यूचर कोर्स जैसा कुछ होता नहीं है। या तो कोर्स ऑफ एक्शन होता है या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर लिखेंगे फ्यूचर तो कोर्स, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अंडरस्टूड है, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखो और अच्छे तरीके से स्पष्ट में, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। यहाँ एस नहीं है, सन, सन का हुक है, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग एलओसी बोलते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन कंट्रोल ऑफ तो हमने नहीं दिया। कन तो ठीक है, CON, कन, कॉम, कॉग का साउंड आता है अगर हम बिल्कुल नियर लिखे पास पास में, लेकिन ऑफ तो नहीं दिया ना हमने, तो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। तो ये हमारा इंग्लिश तय कर रहा है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट जस्टिस, ऑफ तो नहीं दिया, तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो ऑफ भी हमने नहीं दिया। तो ये आपको तय करना है, आपका इंग्लिश तय करेगा कि ये है। एक तो रूल ये हो गया कि आपका इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ यूनिक आपको आउटलाइन खुद बनाना पड़ेगा। और यूनिक आउटलाइन का एक फायदा ये है कि वो कभी गलती नहीं हो सकता, आप उसमें कंफ्यूज नहीं कर सकते कुछ वर्ड में कि ये क्या लिखा है। तो जैसे मैं आपको अगर यूनिक आउटलाइन बताऊं, सर्विस, तो अगर लाइन के नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला हम लोग लाइन के नीचे देख रहे हैं, तो ये सर्विस मान के चलते हैं। अगर सर्विसेस, तो बड़ा सा सर्विसेस हो गया। तो ये यूनिक चीज है, ये लाइन के नीचे लिख रहे हैं, देख रहे, ये लाइन हम मान के चलते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला। तो इस लाइन के नीचे बिलो लाइन लिखेंगे, तो अगर सर्किल छोटा सा तो सर्विस मान के चलते हैं, अगर बड़ा सर्किल लिखेंगे तो सर्विसेस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो यूनिक अगर आउटलाइन करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मान लें कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो जैसे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन लिखते हैं ना, वैसे बना लेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये यूनिक है, क्यों? लेस देन ग्रेटर देन हम लोग बोलते हैं ना, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड उसके आधार पे हमने बनाया कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। रिक्वायरमेंट जैसे है, रिक्वायरमेंट आर लिख दिया, रिक्वायरमेंट हो गया। ये यूनिक है, ये कभी गलत नहीं हो सकता, है ना। इसमें ना तो कंफ्यूजन होगा। तो रिक्वायरमेंट आर, छोटा सा स्मॉल आर दे दिया। हाँ, इसमें और एक चीज की अगर आपको और अच्छे तरीके से स्पीड अप करना है तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्स और रिक्वायरमेंट, ये तीनों का यही इसी आर को समझो। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट्स एस करना हो तो रिक्वायरमेंट्स कर दो, एस लगा दो। तो ये रिक्वायर की जितनी फैमिली है, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, बस इसको मान के चलो। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि आप कंफ्यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस जो आपका सेंटेंस होगा वो तय करेगा कि हम रिक्वायर्ड यहाँ लिख रहे हैं या रिक्वायर्स लिख रहे हैं या रिक्वायरमेंट। तो अगर हम यहाँ लिखें इट इज रिक्वायर, ये गलत होता है, इट इज रिक्वायर्ड, है ना। योर रिक्वायरमेंट, ना कि योर रिक्वायर्स नहीं होता है ना। तो आपका ये सेंटेंस पहले वाला तय करता है कि यहाँ रिक्वायर है या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एक यूनिक हो गया। एक तो सर्विसेस, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, रिक्वायर या रिक्वायरमेंट, है ना। अब देखो टू द हाउसेस लिखते हैं या टू द हाउस लिख देते हैं, टू द हाउस, छोटा सा टू द हाउस। तो ये भी आपका यूनिक है ना। टू द फैक्ट, हाविंग प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, टू द फैक्ट। तो ये भी आपका एक यूनिक आउटलाइन है। ये एडवांस आउटलाइन है। सिर्फ आउटलाइन का मतलब अलग चीज होता है, ये एडवांस आउटलाइन है। ये पैड अप कैपिटल हम लोग बोलते हैं ना, तो देखो पैड अप कैपिटल, पैड अप कैपिटल। ये कभी इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा।
पेड अप कैपिटल लिखा। इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यूनिक जो आउटलाइंस होता है वो आपका सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता बल्कि कंफ्यूजन भी दूर करता है। तो पेड अप कैपिटल। एट द सेम टाइम हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, एट द सेम टाइम, है ना। ये अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि एट द सेम टाइम, काफी लंबा भी होता है। और दूसरी बात, इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज करोगे, है ना। तो इससे बढ़िया हम क्या है कि ये वर्टिकल 2 लाइन दे दिया, एट द सेम टाइम, तो ये यूनिक हो गया, है ना। इस और भी है गारंटी, जैसे मान लो गारंटी लेते हैं, गारंटी बिलो लाइन लिखो, के या जी जिसको बोलते हैं, गारंटी हो गया। अब इसमें गारंटीड ईडी लगाना हो, ईडी होता है ना गारंटीड, तो इसको बीच में काट दिया तो गारंटीड हो गया, है ना। या फिर आप क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन बिलो लाइन क्वेश्चन हो गया, क्वा का जो साउंड आता है क्वा, क्वेश्चन बिलो लाइन क्वा करेंगे तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम कंफ्यूज होंगे, कभी नहीं कंफ्यूज हो सकते, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अवेलेबल बिलो लाइन करो, भी छोटा सा, भी अवेलेबल, इस यहां हम लिखते हैं, इसके हम बिलो लाइन कर रहे हैं, लाइन के नीचे अवेलेबल, है ना। या फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका यूनिक है। तो एक तो आपका हुआ कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, दूसरा यूनिक आउटलाइन होना चाहिए, तीसरा क्या है कि आप जब कुछ लिखते हो ना एडवांस आउटलाइन, तो या तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, या तो भूलना पड़ेगा आपको कुछ छोड़ने के लिए। जैसे मान लो हम लिखते हैं इन द फील्ड ऑफ, इन फील्ड ऑफ नहीं होता है, इन द फील्ड ऑफ, तो इन फील्ड ऑफ इसी में आ गया। इन तो ठीक है, फील्ड भी ठीक है, लेकिन द और ऑफ खत्म हो गया, हमने छोड़ दिया उसको, द और ऑफ को, तो इन द फील्ड ऑफ, है ना। जैसे हम लिखते हैं रिट पिटिशन, आर टी पी, यहां पर टी कुछ नहीं दिया, ये स्पष्ट कर रहा है कि रिट पिटिशन है ये। जैसे हम लिखते हैं कुछ, जैसे कंफ्यूजन होता है, मान लो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट, तो पीपुल तो ठीक हमने लिखा। अब इसमें सटा के जो लिखते हैं ना, कन का साउंड देता है, कॉन्टैक्ट, पीपुल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, पीपुल कॉन्टैक्ट के नाम से कोई वर्ड नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप पीपुल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट ग्रोथ, देखना इसमें थोड़ा सा ध्यान देना इसको, क्रेडिट ग्रोथ, है ना, यह है क्रेडिट ग्रोथ। अब इसी में देखना इकोनॉमिक ग्रोथ मैं लिखता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्क देखना, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा आपको कि क्रेडिट ग्रोथ ये है और ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ा सा अंतर है ना। जैसे मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन देखना कितना एडवांस होगा ये, मॉडर्नाइजेशन, शेष हुक होता है ना, शन हुक नहीं, शेष हुक, मॉडर्नाइजेशन। जैसे हम लोग कैपिटलाइजेशन लिखते हैं, डिसीजन लिखते हैं, है ना, मॉडर्नाइजेशन। मोड एन छोड़ दिया, नाई, अगर यहां मान के चले एन तो मान सकते हो, सेशन, तो मॉडर्नाइजेशन, है ना। एड एंड एडवाइस, जैसे है एड फिर खत्म कर दिया, एड एंड एडवाइस, एड एंड डायरेक्ट, एड एंड वाइस कर दिया, तो एड एंड एडवाइस हो गया, है ना। जैसे मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लोग लिखते हैं मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मेनी वर्ल्ड कुछ नहीं होता, वर्ल्ड तो एक ही है, मेनी कंट्रीज होता है सॉरी, तो मेनी वर्ल्ड का मतलब ही होता है मेनी पार्ट्स ऑफ द
वर्ल्ड। तो हमने सिर्फ लिखा मेनी वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड, तो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ये कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, कुछ वर्ड या कुछ प्रीपोजिशन यू विल हैव टू लीव, आपको एडवांस आउटलाइंस बनाने के लिए सॉरी। इसके अलावा क्या है कि कुछ जो हाफ राइटिंग लिखते हैं, हाफ राइटिंग का क्या, हाफ राइटिंग बोले तो मान लो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी पब्लिक, हम लोग लिखते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक तो ठीक है, प्राइवेट भी तो नहीं पूरा लिखा हमने, प्राई भी कहाँ है, कहीं नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, जबकि होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो भी है। तो ये एक एडवांस आउटलाइन है। सपोज फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने क्या, फॉर योर तो ठीक है, सेशन भी नहीं लिखा, सन लिखा, तो ये आपको हाविंग, थोड़ा सा हाफ लिखना पड़ेगा आपको। अब जैसे देखो हम लोग बोलते हैं मंथ आफ्टर मंथ, मंथ है ना, मंथ, इसके बाद आफ्टर कर दो, ये लिखने का मतलब इसके बाद सेम चीज इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथ आफ्टर मंथ ये हो गया। अब जैसे मान लो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल शोषण इंस्टीट्यूशन, सेशन, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये आपको कुछ चीज है जो आधा लिखना पड़ेगा, आप उसी को बार बार समझना पड़ेगा। मंथ आफ्टर मंथ, आफ्टर कर दिया तो इसके बाद ये रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, है ना, ईयर आफ्टर ईयर, पब्लिक आफ्टर पब्लिक, ये चीज है। और दूसरी बात क्या है, ये तो तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या है, सिमिलर साउंड। मतलब सिमिलर साउंड में क्या होता है कि आपको दिमाग में वो चीज घुमाना पड़ेगा कि वो सिमिलर साउंड क्या है। जैसे मान लो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होने वाला, जैसे गॉड को बोलते हैं ना ओमनी प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट, जैसे देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, हमने तो प्रेजेंट नहीं लिखा, प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट। तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए लेकिन यहाँ ओमनी प्रेजेंट पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ सिमिलर साउंड आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, तो दिमाग में इस तरह लिखना पड़ेगा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कुछ नहीं होता, ओरिएंटेशन होता है। तो सिमिलर वर्ड है, तो सिमिलर वर्ड दिमाग में आपको चलाना पड़ेगा कि सिमिलर वर्ड इस तरह क्या हो सकता है। जैसे मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजी होता है ना वो मौसम विज्ञान, जिससे क्लाइमेट वगैरह मौसम की जानकारी होती है। तो मेट्रोलॉजिकल, 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 तो ये भी सिमिलर वर्ड है, तो मेट्रोलॉजिकल हो गया। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इट इज, मान लो क्या लें इसको, इट इज इंपरेटिव मान लो लेते हैं, इट इज परेटिव, इट इज परेटिव हमने लिखा, इंपरेटिव तो नहीं लिखा ना। लेकिन जब आप इसको ट्रांसक्रिप्ट करोगे तो इट इज इंपरेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, पहले हम पढ़ेंगे कैसे इसको, इट इज पर्सन नहीं, इट इज परेटिव। हाँ, अगर इट इज परेटिव है तो इट इज परेटिव कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए इट इज इंपरेटिव, ठीक है। तो यह गया इट इज इंपरेटिव। इसके अलावा मान लो अगर और कुछ ले सकते हैं, मान लो ग्रेट डिप्रेशन लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन 1929 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, अमेरिका से शुरू हुआ था, वॉल स्ट्रीट से। तो अगर ग्रेट डिप्रेशन लिखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन तो कहीं लिखा नहीं, डी तो कहीं है नहीं, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्ट करते वक्त क्या लिख पढ़ेंगे, ग्रेट डिप्रेशन या ग्रेट पर्सन। अगर हम ग्रेट पर्सन लिखेंगे तो वो आपका पहले वाला लाइन तय करेगा
कि मान लो हम लिखेंगे कि फिनेंशियल ग्रेट डिप्रेशन, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, तो फिनेंशियल ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो ग्रेट डिप्रेशन, है ना। तो इस तरह का चीज आपको बार बार सोचना पड़ेगा और उसके आधार पे ही आप आउटलाइन बनाएंगे।